हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलो इन हिंदी पर। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के बारे में पढ़ा था, जिसमें संविदा क्या होती है, संविदा की परिभाषा तथा संविदा किसके बीच होती है और मुख्य बिंदुओं के बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण तत्वों के पहले बिंदु यानी पॉइंट जो है ऑफर, जिसे हम प्रपोजल भी कहते हैं, इसको हिंदी में प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, हम किसी को जब ऑफर देते हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज परचेज करनी है या मैं बेचना चाहता हूँ तो क्या आप खरीदेंगे, यानी हम ऑफर दे रहे किसी को। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रस्ताव यानी जिसके बिना किसी भी अनुबंध यानी संविदा का जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम किसी को अपना प्रपोजल नहीं देंगे दूसरा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मान लो एग्जांपल समझो कि हमने एक एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं, दूध वाले के साथ में, सब्जी वाले के साथ में, ऑटो वाले के साथ में, ये सब एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वही बनते हैं एग्रीमेंट जो हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं यानी लागू करा सकते हैं। अगर मान लो मैंने सब्जी वाले से कहा कि भाई मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपको 2 किलो आलू देता हूँ, लेकिन उसके बीच में हमारा क्या है, हमारा लेन देन हो रहा है। लेन देन हो रहा है क्या, कि मैं उसे पैसे दूंगी और वो मुझे आलू देगा। ठीक है, इस तरीके से प्रस्ताव जिसके बिना कोई संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट का जन्म ही नहीं हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे प्रपोजल यानी ऑफर क्या होता है, उसकी परिभाषा, साथ ही प्रस्तावकर्ता कौन होता है, और प्रस्ताव यानी ऑफर संबंधी कुछ लीगल यानी वैधानिक नियम, साथ ही एग्जाम्पल समझेंगे और उसके केस लॉस। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो उसके साथ में आपको एग्जाम्पल जरूर देने, छोटे छोटे एग्जाम्पल दीजिए, साथ ही उसके केस लॉस लिखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिनर को समझाते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कि प्रस्ताव हुआ है तो कैसे हुआ होगा प्रस्ताव, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ होगा, आपने ए और बी को मेंशन करके उसको पूरी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। ठीक है, तो हमने अगर प्रस्ताव के बारे में बता रहे हैं तो किस तरीके से होगा उसको ए बी के माध्यम से आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस यानी धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें और समझें, ताकि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं जून में उसमें आपको बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, प्रस्ताव यानी प्रपोजल, ऑफर, ये महत्वपूर्ण तत्व है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पहला। एक मान्य संविधा के निर्माण के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम आवश्यक तत्व होता है। तो मान्य प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति संविधा के आधार होते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण रूप से समझे तो प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति की उस अंतिम इच्छा की घोषणा को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी काम को करने या ना करने के संबंध में दूसरे व्यक्ति से उस कार्य या लोग की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, यानी आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको हमने ऑफर दिया, अब उसको ऑफर में हमने बोला है कि आपको इस कार्य के को करना है या ना करना है। ठीक है, उसकी इस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए जो हमने प्रस्ताव दिया है उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्ताव की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 1872 का जो सेक्शन 2A है उसके अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या किसी कार्य को ना करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने या न करने की सहमति प्रदान करे, तो उसे हम प्रस्ताव यानी ऑफर कहते हैं। ठीक है, यानी सामने वाले को हमने एक ऑफर दिया है कि वो इस काम को करे या ना करे। अब है प्रस्तावकर्ता। तो प्रस्तावकर्ता क्या होता है, पहले हम समझते हैं प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव हमने अभी समझा कि प्रस्ताव क्या होता है। अब प्रस्ताव के अंदर जो प्रस्तावकर्ता कौन होता है ये हम समझते हैं। प्रस्तावकर्ता वह व्यक्ति होता है जो ऑफर देता है या प्रपोजल देता है। ठीक है, तब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह कोई काम करेगा या नहीं करेगा, ताकि दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो सके। ठीक है, ताकि सामने वाला अपनी कंसर्न दे सके, स्वीकृति दे सके, तो वह व्यक्ति प्रपोजल करता, प्रपोजल यानी प्रस्ताव करता कहलाता है। ठीक है, यानी जो प्रपोजल देता है वो एक्सेप्टेंस सामने वाले व्यक्ति को जो एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, उसे प्रस्ताव करता कहते हैं। प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव ऑफर देने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, अब इसे मैं एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल में है, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 रुपए में बेचूंगा।
अब ए ने क्या किया है, प्रपोजल दिया है, ठीक है, सामने वो, और बी अगर उसे एक्सेप्ट करता, उसे बाइक चाहिए होगी तो एक्सेप्ट करेगा, और नहीं चाहिए होगी तो मना कर देगा, ठीक है। तो जो ऑफर दे रहा है उसे हम कहते हैं प्रपोजल, ठीक है, यानी प्रस्तावक। और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है वो उसकी चॉइस है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर, यानी स्वीकृता, यानी जो ऑफर को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर, ठीक है। अगर उसने ऑफर स्वीकार कर लिया तो एक्सेप्टर होगा, अगर उसने नहीं किया तो वो डिनाई कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रस्ताव के। तो मुख्य बिंदु में पहला है प्रपोजर, यानी प्रस्तावक हमेशा ऑफर यानी प्रस्ताव देता है, ठीक है। जो प्रस्तावक होता है वो हमेशा ऑफर देगा, ठीक है, प्रपोजल देगा अपना, एक। और प्रस्ताव का उद्देश्य होता है किसी दूसरे व्यक्ति को उस ऑफर या प्रस्ताव को स्वीकार करे, ठीक है। वो अपना ऑफर देगा कि सामने वाला उसके ऑफर को स्वीकार करे, ठीक है, अपनी कंसेंट प्रदान करे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध संविदा बनने की प्रक्रिया प्रस्तावक से ही शुरू होती है, ठीक है। यानी आप अगर एक प्रस्ताव रखेंगे, प्रपोजल देंगे, तो ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। ऐसे डायरेक्ट कोई अपनी एक्सेप्टेंस वो कंसेंट नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति कंसेंट देने के लिए उसके पास में कोई ऑफर तो होना चाहिए, प्रपोजल तो होना चाहिए। तो जब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो बुनियाद होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, वो प्रपोजल से ही होती है। प्रपोजल होगा तो उसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक है, नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम जाके मार्केट में खड़े हो गए, अब हम खड़े ही हैं आधे घंटे से 1 घंटे से, लेकिन जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को, किसी को हम कोई सामान खरीदने के लिए देखेंगे नहीं, उसे खरीदेंगे नहीं, सामने वाला हमें देगा नहीं। अब देखने से ही तो वही हमारी शॉपिंग नहीं हो जाएगी या कोई सामान नहीं हमारे पास आ जाएगा। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, उसे बोलेंगे नहीं कि हमें ये चीज खरीदनी है, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसे बेचना होगा तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और आपको खरीदना होगा तो आप ऑफर देंगे। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो की शुरुआत जो होती है वो प्रपोजल से होती है, प्रस्तावक के थ्रू, ठीक है। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम, लीगल रूल रिलेटिंग टू प्रपोजल। तो हम अब पढ़ेंगे कि प्रस्ताव यानी प्रपोजल के क्या क्या इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों के आधार पर एक मान्य प्रस्ताव के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित वैधानिक नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। तो न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं न्यायालय में जाकर, ठीक है। अगर नहीं है तो वो वहां पर जो न्यायालय है उसे खारिज कर देगा। अब देखते हैं वो कौन कौन से नियम है। तो पहला नियम है प्रस्ताव वैधानिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिए, ठीक है। वैधानिक संबंध मतलब होता है लीगल। यदि किसी भी प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक यानी लीगल दायित्व उत्पन्न करता नहीं है तो वह कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। ये एक मान्य संविदा का आधार नहीं हो सकता है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना जरूरी है, ठीक है। प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसे कानूनी संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया हो, यानी ऑफर देने वाले की मंशा कानूनी दायित्व उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति मजाक में कहे कि मैं तुम्हें अपनी कार 1 रुपए में बेच दूंगा, तो ये वैध यानी लीगल नहीं माना जाएगा। ये ऑफर ही लीगल नहीं है, क्योंकि इसमें कानूनी संबंध बनाने का वास्तविक उद्देश्य ही नहीं है। तो अगर में समझे कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसे स्वीकार करने पर पक्षकारों के बीच में कानूनी अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो। अब इसे हम केस लॉ से समझते हैं। वल्फर बनाम वल्फर 1919। इस वाद में प्रतिवादी जो सीलोन में नौकरी करता था अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में छुट्टी बिताने आया, ठीक है। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी बीमार हो गई और पति को अकेले ही वापस जाना पड़ा। जाते समय पति ने अपनी पत्नी से वादा किया कि जब तक वह इंग्लैंड में अकेले रहेगी तब तक वो उसे 30 पौंड प्रति माह भरण पोषण के लिए भत्ता देगा, ठीक है। अब ये उसने रैंडमली बोला, ठीक है, जैसे नॉर्मली बोल देते कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको ना वहां जाके पैसे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, आपको जरूरत होगी सामान की तो मैं वहां से पैसे दे दूंगा, ठीक, ऐसे बोल दिया। परंतु कुछ समय के बाद पति ने पत्नी को भत्ता देना बंद कर दिया, ठीक। अब वो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, वो रैंडमली बोल के चला गया था, जैसे और जैसे नॉर्मल डेज में लोगों की बात होती है वैसे वो बोल के चला गया, ठीक है। परंतु कुछ समय के बाद पति ने पत्नी को भत्ता देना बंद कर दिया। पत्नी ने पति पर भरण पोषण के लिए जो बकाया था वो वाद दायर किया।
तब न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो प्रस्तुत करार यानी एग्रीमेंट था उसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच कानूनी संबंध करने का नहीं था। ठीक है, उसने ये तो नहीं बोला था कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं तुमको हर महीने पैसे भेजूंगा, ठीक है तुम एक्सेप्ट करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना वो रिटर्न में कुछ उसने दिया था। ठीक, वो ऐसे ही बोल के गया था कि तुम ठीक हो जाओगी, मैं वहां तब तक तुम ठीक नहीं हो रही तब तक आप यहाँ इलाज कराओ, मैं वहां से आपका पेमेंट करता रहूंगा ताकि आप अपना भरण पोषण करते रहें। ठीक है, उसका उद्देश्य पक्षों के बीच में कानूनी संबंध पैदा करने का नहीं था। यानी ये प्रस्ताव जो था वो ऑफर मात्र सामाजिक संबंध उत्पन्न करता है। यानी नॉर्मली जो समाज के रूप में होता है कि पति पत्नी, पति जो होता है वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है, और अगर मान लो आपके हस्बैंड जो है, ये किसी व्यक्ति के जो है हस्बैंड, वो मान लो वाइफ है वो गाँव में रहती है, ठीक है, वो शहर चला जाए तो बोलेगा ठीक है मैं वहां से आपको गुजारा भत्ता भेजूंगा। अब वो नहीं भेजता है तो उसके लिए कोई केस नहीं किया जाता क्योंकि उसने कोई रिटर्न में तो बोला नहीं था। ठीक है, इससे क्या होगा, ये प्रस्ताव जो था वो मात्र सामाजिक संबंध उत्पन्न करता है, इससे कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलता है, अतः वाद खारिज किया गया। ठीक है, घरेलू संविधा में आमतौर पर कानूनी बाध्यता नहीं होती है, इसीलिए ऐसे समझौतों को, अब सेकंड पॉइंट है, किसी के इरादे का कथन मात्र पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, इंटेंशन ही मात्र नहीं होती है। ठीक, केवल अपनी मंशा या इंटेंशन बताना ही कानूनी प्रस्ताव या ऑफर प्रपोजल नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं तो ये वैध प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, ये वैलिड नहीं होगा। कानून में प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब सामने वाला उसे स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया जाए कि वह उसे स्वीकार या एक्सेप्ट करने का कानूनी संबंध बना सके। ठीक है, यानी सामने वाले जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको कानूनी रूप से, तब तक उसे नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। अब उसने नॉर्मली ये बोला, ठीक है, यह केवल इच्छा है उसकी, कोई भी इसे एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट संविदा में नहीं बदल सकता। ठीक है, ना बना सकता उसकी। मैं बेचना चाहता हूँ, अब उसने ये नहीं बोला है कि मैं बेचना चाहता हूँ, इतने अमाउंट में बेचना चाहता हूँ, और सामने वाला बोले अच्छा अब तुम बेचना चाहते हो तो क्या मैं खरीद सकता हूँ। अब तो ऐसा कोई उसने, जो प्रस्तावक था ऑफर था, उसने कोई भी अपना कंसेंट नहीं दिया था। ठीक है, कोई भी अपनी जो है इच्छा, वो प्रस्ताव नहीं रखा था, कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा था। अगर ए ने बोला होता कि हाँ मैं अपना घर बेचूंगा, इस अमाउंट में बेचूंगा, ठीक है, तो अब वो प्रस्ताव बन सकता था। लेकिन सामने वाला कोई होना भी तो चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उसे खरीद सके। तो ऐसा कोई भी नहीं था, जस्ट उसने अपनी इच्छा एक बताई थी। अब इसे हम केस लॉ से समझते हैं। हार्वे बनाम फैसी। इस बात में हार्वे ने फैसी को टेलीग्राम भेजा और उसमें पूछा कि क्या आप बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, सबसे कम कीमत क्या है। फैंसी ने जवाब दिया कि सबसे कम कीमत $900 है। ठीक है, अब फिर हार्वी ने तुरंत जवाब दिया हम $900 में खरीदने के लिए सहमत है। यहाँ न्यायालय का निर्णय आया कि प्रस्ताव नहीं था, सिर्फ कीमत की जानकारी थी, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हार्वी ने क्या कहा था, हार्वी ने फैंसी को टेलीग्राम भेजा था कि है बम्पर हॉल पेन है, वो कितने का है, आप नहीं बेचेंगे इसमें, और उसकी सबसे कम कीमत क्या है। इसमें कीमत थी $900। ठीक है, अब $900 जो उसने बता दिया, उसके लिए खरीद, उसने बोला मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यहाँ न्यायालय का निर्णय दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि इसमें कोई इसने कंफर्मेशन नहीं दी थी अपनी तरफ से। ठीक है, अब थर्ड है, प्रस्ताव की सूचना स्वीकर्ता को मिल जानी चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जब प्रपोजल दिया जा रहा है तो सामने वाली पार्टी जो भी है जो एक्सेप्ट करेगी, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट डाले गए हैं, क्या क्या मेंशन किया गया है। अगर स्वीकर्ता जो होता है, एक्सेप्टेंस जो है दूसरी पार्टी, ठीक है, वो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानती ही नहीं है, ठीक है, तो उस वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, तो ही वो इसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकती है, लागू करा सकती है। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करा सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव के ज्ञान के अभाव में प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है, इसीलिए प्रस्ताव की सूचना स्वीकर्ता या प्रतिज्ञा ग्रहीता को अवश्य दी जानी चाहिए। यानी अगर प्रस्ताव दिया जा रहा है तो प्रस्ताव को वो स्वीकार करने वाले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, अगर उसे पता नहीं है कि प्रस्ताव दिया गया है और उसने उसे नॉलेज नहीं है तो ये प्रस्ताव इनवैलिड यानी अमान्य माना जाएगा।
यह आवश्यक है कि प्रतिज्ञा ग्रहीता को प्रस्ताव स्वीकार करते समय प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। अतः प्रस्ताव की जानकारी के बिना प्रस्ताव की शर्तों का पालन करने से प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव करता है कि जो कोई भी उसके खोए हुए कुत्ते को ढूंढकर वापस लाएगा तो उसे वो 501 रुपए का इनाम देगा। अब बी क्या करता है, बी कुत्ते को पाकर उसे ए के पास ले जाता है, परंतु उसे इनाम दिए जाने के प्रस्ताव का कोई भी ज्ञान नहीं होता। ठीक है, उसे नॉलेज नहीं होती है कि भाई उस पर 501 रुपए का इनाम दिया रखा गया है। यहाँ बी को इनाम पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि बी ने ए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ओके, समझ में आया आपको यहाँ पे। अब देखते हैं फोर्थ है प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण एक जैसी वस्तु नहीं है। तो प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर है। ठीक है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण की दिशा में निमंत्रण भेजने वाले व्यक्ति की ओर से इस बात का कोई इरादा नहीं होता है कि वे व्यक्ति को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण भेज रहा है, उसकी सहमति प्राप्त की जाए। उसका उद्देश्य केवल इस बात की सूचना मात्र देना होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी सूचना के अनुसार व्यवहार करना चाहे तो वह उससे व्यवहार करने के लिए तैयार है। अतः प्रस्ताव के लिए निमंत्रण प्रस्ताव नहीं होते हैं और स्वीकृति के द्वारा वे प्रतिज्ञा का रूप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ए एक दुकान के शोरूम में किताबें निकाल कर बी यानी दुकानदार को उसका छपा हुआ मूल्य देकर पुस्तक खरीदने को कहता है। ठीक है, ए दुकान में जाता है, ठीक है, और अब जितनी भी बुक्स होती है वो देखता है, उसमें प्राइस दिखता है, उन प्राइस को टोटल करके वो दुकानदार को टोटल अमाउंट देता है। अब ए की ओर से एक प्रस्ताव यानी ऑफर मात्र होगा और बी दुकानदार की पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करे। ठीक है, यानी अब दुकानदार की मर्जी है कि वो किताबों का अमाउंट ले और उसे किताबें दे दे या फिर वो किताबें वापस रख ले। ठीक है, तो केसलॉन ट्रेविलिन एंड बालक बनाम मिंक 1934 में यही किया गया था। फिफ्थ है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, यानी ऑफर मस्ट बी डेफिनिट। क्योंकि प्रस्ताव मान्य संविदा का आधार होता है, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, यानी क्लियर फैक्ट उसके अंदर डाले चाहिए। उसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं की चाहिए, न कोई हिडन पॉइंट होने चाहिए। जो भी बात होती है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, धारा 29 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे करार यानी एग्रीमेंट जिसके अर्थ अस्पष्ट होते हैं या स्पष्ट होने योग्य नहीं होते हैं वो शून्य होते हैं। ठीक है, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पॉइंट टू पॉइंट और स्पष्ट या क्लियर रूप में लिखा होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी हिडन नहीं होना चाहिए। कई बार देखा होगा आपने, हिडन चार्जेस होते हैं किसी भी ऐप में, लेकिन वो हिडन चार्जेस या कोई काम होता है उसमें हिडन चार्जेस जो होते हैं बाद में पता चलते हैं तो वो ठीक नहीं होता है, उसे वैलिड नहीं माना जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी से 100 टन तेल बेचने का करार या एग्रीमेंट करता है। यह करार शून्य होगा। अब यहाँ तेल नहीं पता है ना कौन सा है, वो कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है या फिर जैतून का तेल है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये क्लियर होनी चाहिए कौन सा तेल है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि वे किस प्रकार के तेल को बेचने का इरादा रख रहा है। ठीक है, अब वो आपने मान लो अब हर एक तेल जो ऑयल है उसकी कीमत अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से कीमत अलग है तो उसकी पेमेंट में इशू आएगा। उसको अगर गलत ऑयल पहुंचता है, खराब पहुंचता है, तो उसके लिए वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। इसीलिए और बाद में अगर उसने मांगा तो उसे वो सोचता है कि उसे कोकोनट ऑयल चाहिए और उसके पास में मस्टर्ड ऑयल पहुंच जाए तो वो उसको भी इन्फोर्स नहीं करा सकता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सभी पॉइंट क्लियर होने। 6 है हमारा प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए, आदेश के रूप में नहीं। ठीक है, अब आप किसी से रिक्वेस्ट ही तो करेंगे कि आप मैं ये आपको सामान बेचना चाहता हूँ, अब उससे नहीं बोल सकता आपको मैं ये सामान बेच रहा हूँ, तो रूडली नहीं, फोर्सफुली नहीं, किसी को धमकी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्वीकृता जो होता है वो अपनी फ्री कंसेंट देगा। ठीक है, किसी प्रेशर में अगर वो कंसेंट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने तो फोर्सफुली दिया। वो बाद में बोल देगा मुझे जबरदस्ती प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा गया था, मेरी मन नहीं था। ठीक है, तो वो कोर्ट में जाकर खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी कार्य को करने या ना करने के बारे में अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के सामने निवेदन के रूप में पेश करे। ठीक है, ना कि आदेश के रूप में। अर्थात किसी भी प्रस्तावकर्ता को
ये अधिकार नहीं है कि वह स्वीकारकर्ता को सूचना देने के लिए बाध्य करे। ठीक है। संविदा के लिए बराबरी और सहमति यानी फ्री कंसेंट होनी आवश्यक होती है। इसी बराबरी और सहमति पर संविदा आधारित भी होती है। प्रस्ताव में आदेश की तरह नहीं बल्कि अनुरोध के रूप में कही जानी चाहिए, ताकि सामने वाले के पास स्वतंत्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने की वास्तविक स्वतंत्रता हो। ठीक है। अगर आप उसे ऑर्डर देंगे, ठीक, तो वो या तो डर के कोई को अपनी सहमति देगा, ठीक है, या फिर वो प्रेशराइज होकर किसी चीज के लिए सहमति देगा। तो सामने जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपने ऑफर दिया, जब तक कि जो स्वीकार करता होगा अपनी एक्सेप्टेंस जब ही दे सकता है जब वो फ्री ऑफ कंसेंट से दे। ठीक है, बिना किसी पर प्रेशराइज होकर। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि तुम्हें मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदनी ही होगी। अब इसमें खरीदनी ही होगी क्या हो गया है, आदेश हो गया है। यहाँ आदेश है, इसमें सामने वाले की स्वतंत्र सहमति है, क्योंकि ये वैलिड ऑफर नहीं बनेगा। इसमें क्योंकि उसे प्रेशराइज कर दिया गया है कि आपको खरीदनी ही होगी। वैलिड ऑफर में क्या होगा कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे, ये हो गया ऑफर। यह एक प्रस्ताव है क्योंकि सामने वाला इससे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर उसकी इच्छा होगी तो स्वीकार करेगा, नहीं इच्छा होगी तो वो नहीं स्वीकार करेगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड केस लॉ। तो फेल्ट हाउस बना बेल्ड्रे 1862 में ये केस आया था। इसके अंदर इसी प्रकार के फ्री ऑफ कंसेंट से रिलेटेड केस था। अब रूल 7 देखते हैं। प्रस्ताव स्पष्ट और उपलक्षित होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रस्ताव जो है लिखित मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, प्रस्ताव स्पष्ट होना आवश्यक होता है। जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक रूप से दिया जाता है तो ये स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं अपनी घड़ी बी को 100 रुपए में बेचने का लिखित या मौखिक प्रस्ताव करता हूँ। ये स्पष्ट प्रस्ताव है। ठीक है, परंतु यदि प्रस्ताव मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा ना किया जाकर केवल व्यवहारिक रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे उपलक्षित या गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक जो टैक्सी वाला है वो जाके टैक्सी स्टैंड पे खड़ा हो जाता है। अब वो वह जाके खड़ा हुआ है तो उसका मतलब ये है ना कि वो टैक्सी में अगर कोई पैसेंजर आएगा और उसे ऑफर देगा कि मुझे जाना है तो आप मुझे छोड़ो, वो टैक्सी चलाने के लिए तो खड़ा है। तो ए अपनी टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हो जाता है कि इस आचरण से उसकी यह इच्छा प्रकट होती है कि वह यात्रियों से किराया लेकर अपनी गाड़ी से सवारी ढोने का प्रस्ताव करता है। यानी कि जो ए है वो टैक्सी स्टैंड पे खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो सवारी को लेकर ही जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है अगर उसे नहीं लेके जाना तो वो टैक्सी स्टैंड पे खड़ा ही नहीं होता। तो यह टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी लेके खड़े होने का मतलब है कि कोई सवारी को वो उसके निश्चित स्थान पर जहां वो जाना चाहते हैं वो प्रतिफल लेकर उसे छोड़ देगा। अब रूल 8 है, प्रस्ताव विशेष या सामान्य हो सकता है। ऑफर में भी स्पेसिफिक या जर्नल। प्रस्ताव जब कोई प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के निश्चित समूह से किया जाता है तो वह विशेष प्रस्ताव कहलाता है। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए अपना मकान 1 लाख रुपए में बी को बेचने का प्रस्ताव रखता है। अब उसने मेंशन किया है स्पेशली बी, वो और किसी को नहीं बेचेगा, ना सी को, ना डी को, ना एल को, ना ओ को। उसने किया है कि मैं 1 लाख रुपए में बी को ये मकान बेचूंगा। यह ए द्वारा किया गया विशिष्ट प्रस्ताव है क्योंकि इसमें केवल बी ही स्वीकार कर सकता है, कोई और व्यक्ति से स्वीकार नहीं कर सकता। उसने मेंशन किया कि बी को ही बेचूंगा। अब अन्य कोई व्यक्ति विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्तावकर्ता को अवश्य दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी जो ये बी अगर इसको स्वीकार करेगा तो उसको नॉलेज भी होना चाहिए कि वो कब स्वीकार करेगा। तो इसीलिए जब ए ने अपना प्रस्ताव रखा है तो बी को ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लिए ऑफर आया है, वो उसको स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। जब कोई प्रस्ताव सामान्य जनता को या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह को किया जाता है तो वो सामान्य प्रस्ताव कहलाता है। जैसे कि एक आम जनता को कोई भी व्यक्ति निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता है, स्वीकार करता है, किंतु जब तक कि उसे चित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समूह ने स्वीकार नहीं किया हो तब तक वह संविदा का आधार नहीं बन सकती है। जैसे कोई वस्तु को प्राप्त करने से संबंध में इनाम के विज्ञापन सामान्य प्रस्ताव के सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरा इस तरीके से, अभी हमने देखा था एक कुत्ते वाला, ठीक है, एग्जाम्पल। तो उसमें व्यक्ति ने वो जो उसने सूचना दी थी, जो उसने घोषणा करवाई थी विज्ञापन के थ्रू, तो वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं थी,
वो उन सभी व्यक्तियों के लिए थी जो उनसे देख रहे थे। अब ये डिपेंड करता है कि जो उसकी कोई भी चीज है वो किस व्यक्ति को मिलती है। जिस व्यक्ति को मिलेगी वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा, और उसके साथ में जो वो उसने घोषणा की थी, जो उसने विज्ञापन दिया था, उससे रिलेटेड जो भी शर्तें थी, वो व्यक्ति अगर स्वीकार करता है तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। इसे हम एग्जांपल से सकते हैं समझते हैं, जो कोई मेरा खोया हुआ मोबाइल ढूंढ कर लाएगा उसे 5,000 रुपये इनाम में मिलेगा, या जो कोई मेरा पर्स वापस करेगा, ठीक है, जो कोई मतलब होता है कि उसे पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति लेके आएगा, तो उसे 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को वो चीज मिलेगी, जो व्यक्ति उस तक वो चीज पहुंचाएगा, और जिसने ऑफर दिया है, जो सामान पहुंचा रहा है, जो वो स्वीकार कर ले हो रहा है, ठीक है, वो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, इसीलिए ये सामान्य प्रस्ताव होता है। ठीक है, जनरल केस लॉ है कार्लिल बनाम कार्बोनिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये एक दवाई की मेडिसिन थी, इससे रिलेटेड ये केस लॉ था। ठीक है, अब रूल नंबर 9 है प्रस्ताव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है और प्रपोजल, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब प्रस्ताव किसी कार्य को करने के बारे में होता है तो प्रस्ताव सकारात्मक होता है, और यदि जब कोई प्रस्ताव किसी कार्य को ना करने के बारे में होता है तो ये प्रस्ताव नकारात्मक होता है। जैसे कि ए अपनी पत्नी को ये प्रस्ताव करता है कि यदि वह उसके खिलाफ भरण पोषण का यानी मेंटेनेंस का जो केस है वो नहीं करेगी तो वह उसे 500 रुपये मासिक भत्ता देगा। ठीक है, यानी 500 रुपये महीना वो उसको मेंटेनेंस देगा। यह एक नकारात्मक प्रस्ताव है, यानी वो किसी कार्य को करने के लिए उसे रोक रहा है, यानी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पत्नी का वाद दायर करने से रोक दिया गया है। ए बी से कहता है कि वह उसको अपनी कार 3 लाख रुपए में बेचेगा। यहाँ यह एक सकारात्मक प्रस्ताव है। ठीक है, पॉजिटिव ऑफर कुछ करने का वादा करता है और नेगेटिव ऑफर कुछ ना करने का वादा करता है। ठीक है, अब रूल नंबर 10 जो है वो हमारा है प्रस्ताव सशर्ती या शर्तहीन हो सकता है। जब किसी भी प्रस्ताव के साथ में कई शर्तें जुड़ी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑफर यानी सशर्त प्रस्ताव कहते हैं। शर्त एक हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि ए बी से कहता है कि यदि बी टेनिस क्लब का सदस्य बन जाए तो ए उसको अपना रैकेट बेच देगा। यह एक सशर्त प्रस्ताव है, यानी उसने कंडीशन लगा दी है ना कि अगर वो उसका टेनिस क्लब का सदस्य बन जाए तो। ठीक है, और इसको बी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह टेनिस क्लब का सदस्य नहीं बन जाता। ठीक है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि वो टेनिस क्लब का मेंबर नहीं बन जाता है। याद है, वह प्रस्ताव जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं हो वह शर्तहीन प्रस्ताव होता है। ठीक है, अब रूल नंबर है 11, प्रस्ताव स्वीकृत होने से पूर्व कभी भी खंडित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति यानी प्रपोजर अपने प्रस्ताव को स्वीकृत यानी एक्सेप्टेंस होने से पहले कभी भी वापस ले सकता है, यानी सामने वाला व्यक्ति उस पर जब तक सिग्नेचर नहीं कर ले तब तक कि वो उसे स्वीकार ना कर ले, उससे पहले वो उसे कभी भी उसे रिवोक कर सकता है, खंडित कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रस्ताव को स्वीकृति से पहले खंडित किया जा सकता है। कौन सी सेक्शन, धारा 5 के अंतर्गत कभी भी स्वीकृति मिलने से पहले प्रस्ताव को खंडित किया जा सकता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए ने बी से कहा कि मैं अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचूंगा, लेकिन बी के स्वीकार करने से पहले ए ने कहा कि मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। ठीक है, यानी उसके स्वीकार करने से पहले, जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करता है या लिखित रूप में या ओरली, वैसे ही उससे पहले अगर उसके एक्सेप्टेंस से पहले ही अगर ए चाहे तो वो अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। यहाँ ए का प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा क्योंकि स्वीकृति से पहले ऑफर रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, केस लॉ इसमें स्टीवेंसन बनाम मैकलीन 1880। और अंत में देखेंगे हम रूल नंबर 12, प्रस्ताव में वर्णित सभी शर्तों की सूचना दी जानी चाहिए। किसी भी वैध प्रस्ताव के लिए जरूरी होता है कि उसकी सभी महत्वपूर्ण शर्तें दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से बताई जाए। यदि शर्तों की जानकारी नहीं दी जाएगी तो व्यक्ति उन शर्तों से बंधा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है,
यानी जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें दी हैं वो उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो और उसने उस पर सिग्नेचर कर दिए, अब उसे नॉलेज नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा गया, उसने साइन कर दिए, तो वो उससे बंधा हुआ नहीं माना जाएगा। यानी ओपनली जो भी लिखित और मौखिक दोनों रूप में उसे पता होना चाहिए कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में बंधा हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए गए हैं, शर्तें क्या हैं, और उसने उस पर साइन किए हैं, उसे पता है अगर इस चीज के बारे में, तो ही वो उनको जो नियम है कायदे हैं उनके साथ में वो बंधा होगा, शर्तों के साथ में, अदरवाइज वो नहीं बंधा होगा। केस लॉस है हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन 1875। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। केस देखते हैं। ए ने रेलवे कंपनी से एक टिकट खरीदा। टिकट पर ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि उसका ध्यान आकर्षित होता कि टिकट के पीछे क्या लिखा हुआ है। निर्णय हुआ कि टिकट में लिखी हुई शर्तों से ये बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने नॉर्मल टिकट लिया, उसने सामने से पढ़ा, उस पे क्या प्राइस लिखा हुआ है, डेट वेट सब लिखी हुई है, लेकिन अब उसके पीछे क्या लिखा हुआ उसे पता नहीं है ना। अब वो समझते, दूसरे केस से समझते कि कब वो इससे बाध्य होता। साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टेशन का 1877। ए ने रेलवे कंपनी से एक टिकट खरीदा। टिकट पर लिखा था कि शर्तों के लिए पीछे देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेंशन क्या है, शर्तों के लिए पीछे देखें। तो ए ने उन शर्तों को पढ़ने का की परवाह नहीं की। क्यों? वे फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी जिन्हें वह पढ़ नहीं सकता था। लेकिन निर्णय ये हुआ कि ए उन शर्तों से बाध्य था, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था, शर्तों के लिए पीछे देखे। ये लाइन जो पहले लिखी हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी ये कॉन्ट्रैक्ट तरीके से ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि जब उसमें शर्तों के लिए आपको पीछे लिखना था, आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपको किसी और से या खुद टिकट कर्ता से आपको पूछ लीजिए, ठीक है भाई इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो तभी वो उससे बाध्य हो गया है, और ऊपर उसमें मेंशन नहीं था कि टिकट के पीछे क्या लिखा हुआ है, तो वो उन शर्तों से बंधा हुआ नहीं था। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने 12 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के में प्रपोजल के साथ जुड़े होते हैं, किसी प्रपोजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे लीगल बनाते हैं। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए जो प्रपोजल के 12 नियम होते हैं वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं आपके साथ में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चों को मेरी इन वीडियो का फायदा पहुंचे, ठीक है। जून में सभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं एलएलबी के, तो आई होप आपको मेरी इन वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।